कभी सोचा है सिर्फ एक बिल्डिंग पूरे सरकार को कैसे गिरा सकती है? एक सोसाइटी जो बनाई गई थी देश के वीर जवानों के लिए और बन गई नेताओं, बाबू और अफसरों के लिए ऐश का महल। ये कहानी है आदर्श घोटाला की, भारत के सबसे बड़े पॉलिटिकल हाउसिंग स्कैम में से एक, जिसने 2010 में महाराष्ट्र की सियासत की जड़ें हिला दी थी। कैसे शुरू हुआ ये खेल जानते हैं इस वीडियो में। 1999 के कारगिल युद्ध के बाद शहीदों के जवानों के परिवारों के लिए मुंबई के पॉश इलाका कोलाबा में एक 6 मंजिला इमारत बनने वाली थी। नाम रखा गया था आदर्श कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी, पर धीरे धीरे यह वीरों का प्रोजेक्ट एक वीआईपी पैराडाइज बन गया, जिसमें डिफेंस अधिकारियों, नेताओं और उनके रिश्तेदारों को कौड़ियों के भाव में फ्लैट बांटे गए। इंडिया टुडे के अनुसार यह प्रोजेक्ट सिर्फ 6 फ्लोर का होना था, लेकिन चंद सालों में यह 31 मंजिलों का लग्जरी टावर में बदल गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार यह प्लॉट कोस्टल रेगुलेशन जोन यानी CRZ में आता था और डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन था, यानी यहाँ सिविलियन हाउसिंग की इजाजत ही नहीं थी। लेकिन फाइलों के पहिए घूमे, दस्तखत बदले गए और अहम दस्तावेज गायब होने लगे। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया कि कई अहम मैप्स और NOC गायब थे या जाली बनाए गए थे। इस दलदल में 1-2 नहीं बल्कि 71 लोग शामिल थे। इसमें से ब्यूरोक्रेट, मिलिट्री ऑफिसर्स और कद्दावर नेता भी शामिल थे। CBI ने 2012 में 10,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चौहान का भी नाम प्रमुखता से था। इल्जाम था कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर अपने रिश्तेदारों के नाम पर भी फ्लैट अलॉट कराए हैं और गैर कानूनी मंजूरियां दिलवाई। इकोनॉमिक टाइम के मुताबिक करीब 40% फ्लैट उन लोगों को दिए गए जिनका डिफेंस से कोई लेना देना ही नहीं था। यह सब सच कभी सामने नहीं आता अगर कुछ लोग सिस्टम से भिड़ने की हिम्मत नहीं दिखाते। सिमप्रीत सिंह ने 2008 में एक छोटा सा सवाल पूछा, जो जमीन जवानों के लिए थी वो नेताओं के नाम कैसे हुई? लेफ्टिनेंट कर्नल RN पाटिल, जिन्होंने पहली बार डिफेंस मिनिस्ट्री को जमीन के गलत इस्तेमाल के लिए लिखी शिकायत की। प्रदीप कुमार, डिफेंस स्टेट ऑफिसर, जिन्होंने दबाव के बावजूद जमीन ट्रांसफर के कागज पर साइन करने से मना कर दिया। अगर हम घटनाक्रम की बात करें तो 2008 में सिमप्रीत सिंह ने पहली बार RTI डाली। 2010 में मीडिया में खुलासा, अशोक चौहान को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। 2011 में CBI ने FIR दर्ज की और कानूनी कार्रवाई शुरू की। 2012 में 10,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई और 2026 मामला आज भी कोर्ट में लंबित है और इंसाफ की तलाश जारी है। आज कोलाबा के समुद्र के किनारे 31 मंजिला इमारत खड़ी तो है, पर उसके अंदर कोई रहता नहीं है। न रोशनी, न आवाज, सिर्फ खामोशी। इसे न तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिला और न ही रहने की इजाजत। स्थानीय लोग अब इसे साइलेंट टावर ऑफ कोलाबा कहते हैं। आदर्श घोटाला सिर्फ पैसे की हेर फेर नहीं था, यह उन आंखों में धूल झोंकने जैसा था जिन्होंने सरहद पर अपने बेटे को खोया था। आज वह इमारत कोलाबा के तट पर एक कंकाल की तरह खड़ी है, जो हमें याद दिलाती है कि जब लालच देशभक्ति पर भारी पड़ता है तो अंजाम क्या होता है। सवाल आज भी वही है, क्या ईंट पत्थर की इमारतें कभी उन शहीदों के परिवारों के दर्द को भर पाएगा? क्या कभी उन नामों को सजा मिल पाएगी जो इस 10,000 पन्नों के चार्जशीट में दफन है? आपकी राय क्या है? कमेंट कर बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।